लाइव हो गए क्या? हेलो दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। जो कल जहाँ पर छोड़ दी थी उससे आगे का पार्ट लेके चलता हूँ, ठीक है? तो एक बार दोबारा पहले से थोड़ा सा पीछे का रिमाइंड करा देता हूँ आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1857 में 1857 की क्रांति हुई। 1858 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है? और उसके बाद में यहीं से कम क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया था, सम्राट का शासन। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस का सूरत स्प्लिट हुआ, मतलब सूरत सम्मेलन में कांग्रेस दो भागों में बट गई, उदारवादी और उग्रवादी, है ना? और उसके बाद 1909 का एक्ट आया, जिसमें मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। इसी को मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट। और 1919 के 9 के बाद में 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें तीन डिसीजन लिए गए थे। भारत की राजधानी बदली गई, भारत की करेंसी बदली गई, और बंगाल का जो विभाजन था वो रद्द कर दिया गया, ठीक है? उसके बाद में 1913 का कामा माटा गारो स्कैंडल हुआ। फिर 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। फिर 1918 में वर्ल्ड वार खत्म होता है। नेक्स्ट 1919 के आसपास में खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। और खिलाफत मूवमेंट के बाद में इसी में 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसी 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। और उसके बाद में 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। और 1922 20 के बाद में, मतलब यही जो आंदोलन था वो 1922 के आसपास में जाके खत्म हो जाता है। गांधी जी चोरी चोरा कांड के बाद में इसको वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है? सीधा का सीधा 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट होता है। और साइमन कमीशन को चैलेंज करते हुए यहीं पर नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट बाद में फेल हो जाती है। फिर साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है 1929 के आसपास। और यहीं पर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें अंबेडकर और गांधी में लड़ाई हो गई थी, मतलब टेंशन हो गई थी। और 1931 के बाद में 1932 का गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पास कर दी गई है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? 1932 के बाद फिर क्या होता है? नेक्स्ट 1932 के बाद में यहीं पे साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जब पास हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर 1935 का एक अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसमें चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर दी गई थी, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। और यहीं के कारण 1936 में भारत में चुनाव होते हैं। मतलब 1936 में भारत में राज्यों में चुनाव होते हैं, जिनमें से 11 राज्यों में से 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मतलब 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और मुस्लिम लीग सारे प्रांतों में हार गई थी। और इसी में हारने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना को चैलेंज किया गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि हम लड़के लेंगे पाकिस्तान, यहीं से पाकिस्तान की नारा आगे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट 1936 के बाद में फिर 1939 में 1939 में होता क्या है? सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, मतलब दूसरा सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। और इस सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में 19 चूंकि सेकंड वर्ल्ड वार में पहले क्या होता है, अमेरिका ब्रिटेन और यूएसएसआर जीतना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी हारने की कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? समस्या अटकने लगती है। वो अटकती क्या है यहाँ पे? यहीं पर 1942 में 1942 के स्टार्टिंग में ही अंग्रेज इंडिया में एक मिशन भेजते हैं, जिसको क्रिप्स मिशन कहते थे। क्रिप्स मिशन जो इसका नाम है वो इसलिए है क्योंकि जो इसका हेड था उसका नाम था सर स्टिफर्ड क्रिप्स। सर स्टिफर्ड क्रिप्स, और इसी क्रिप्स के स्टिफर्ड क्रिप्स के नाम पर इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया था। और क्रिप्स मिशन भारत में एक, मतलब एक प्रपोजल लेके आता है कि हम वर्ल्ड वार के बाद में इंडिया को ये सब चीजें दे देंगे। हम वर्ल्ड वार के बाद में इंडिया को ये सारी चीजें दे देंगे। इसीलिए क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने फेल माना हुआ घोषित कर दिया, और कहा था कि क्रिप्स मिशन जो है वो सिर्फ इंडिया को एक लॉलीपॉप दे रहा है, रियल में क्रिप्स मिशन आपको धोखा दे रहा है। और गांधी जी ने लोगों से कह दिया कि आप क्रिप्स के ऊपर विश्वास मत करना। और गांधी जी ने यह तक कह दिया कि क्रिप्स मिशन एक ऐसे चेक की तरह है, एक ऐसी बैंक के चेक की तरह है जो बैंक दिवालिया होने वाली है, बैंक करप्ट होने वाली है। इसलिए भारत में क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं। इस यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, अदरवाइज पर आगे चलूं। जल्दी बोले, यस और नो। अब यहाँ से लेके आगे का पार्ट जो है वो सारा का सारा आज ही कंप्लीट करूंगा, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज पूरी फाइनल कंप्लीट कर दूंगा आपका। कोई डाउट है? यस और नो बता दो बस। आवाज स्लो है?
आवाज सही नहीं आ रही क्या? चेक करना। कोई डाउट नहीं है? चलिए, ये आज जितना भी पार्ट मैं कंप्लीट करूंगा, उस पार्ट से रिलेटेड जितने भी इमेजेस का मैंने प्रयोग किया है, वो सारी की सारी इमेजेस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आज शाम को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो सारी इमेजेस वहां से आप कॉपी करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब देखें क्या होता है। ये है वर्ल्ड का मैप। अब इस मैप में समझेंगे अपन। ठीक है, देखें होता क्या है इधर। ये है जापान। ठीक है, ये जो जापान है, ये है जर्मनी, और ये है इटली। ये तीनों वर्ल्ड वार में एक टीम में है। ठीक है, और जो दूसरे टीम है जो एक तरफ है, उसमें है तुम्हारा अमेरिका, बट जो यूएसएसआर इतना बड़ा जो पार्ट था वो सब, और एक है तुम्हारा ग्रेट ब्रिटेन, ये एक तरफ है। लेकिन अब हुआ क्या है, 1942 में करीब मई जून के आसपास में जापान ब्रिटेन को मारते मारते यहां तक आगे बढ़ रहा है। मतलब जापान इस हिस्से की तरफ आगे बढ़ रहा है, यहां तक जापान आने लग गया है। अब कहीं ना कहीं गांधी जी को ये बात पता थी कि जापान अगर इस हिस्से को जीतता हुआ, यानी इस एरिया को जीतता हुआ आगे आ रहा है, तो निश्चित रूप से अंडमान तक तो जापान आ ही चुका है। आज भी अगर आप अंडमान निकोबार जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जापान किस किस एरिया तक आ चुका था। अंडमान के बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जहां आज भी जाओगे तो पता चलेगा, वहां पर लिखा हुआ है कि जापान ब्रिटेन को मारते मारते इस एरिया तक कंट्रोल करने आ चुका था। ठीक है, अब क्या होता है, यहां तक जापान आ चुका है। अब जापान का जो अगला टारगेट है वो अंडमान निकोबार के बाद सीधा का सीधा इंडिया है। गांधी जी को ये बात पता थी, गांधी जी को ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं अगर जापान ब्रिटेन को मारते मारते यहां तक आ गया है, तो अगला टारगेट उसका ब्रिटेन को मारना होगा, और वो भी इंडिया में। और अगर इंडिया को इसने जापान ने हरा दी, ब्रिटेन को हरा दिया, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन तो यहां से भाग जाएगा इंडिया को खाली करके, और जापान जो होगा वो इंडिया को गुलाम बना लेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया जो होगा ब्रिटेन से तो आजाद हो जाएगा, लेकिन जापान का गुलाम बन जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने यहीं पर एक सीक्रेट मिशन चलाया था। सीक्रेट मिशन क्या चलाया था वो समझते हैं थोड़ा सा। गांधी जी को यह बात पता थी कि कहीं ना कहीं अब यहां पर खेल होगा। तो होता क्या है कि गांधी जी को यह मालूम था कि ये ब्रिटेन इंडिया में कब्जा किए हुए है, और ब्रिटेन को मारने के लिए जापान आ रहा है, और जापान ब्रिटेन को हराएगा। और जब ब्रिटेन को हराएगा तो ब्रिटेन के हारने के बाद में कहीं ना कहीं जापान इंडिया पर कब्जा कर लेगा, और जापान का गुलाम बन जाएगा भारत। और गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि हम आसमान से गिर के खजूर पे अटक जाएं। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि कैसे भी करके ब्रिटेन के चंगुल से तो निकल जाएं, लेकिन जापान के चंगुल में फंस जाएं। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटेन यहां से चला जाए। अब गांधी जी ने इसके लिए एक फॉर्मूला चला। फॉर्मूला क्या था वो सुनते हैं। गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे ऐसे में अगस्त की इतनी तारीख को, पर्टिकुलर इतनी तारीख को, 8 अगस्त थी वो डेट, 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक सभा आयोजित करूंगा। एक मतलब एक प्रकार की रैली निकालूंगा, मतलब रैली नहीं, मतलब एक प्रकार की सभा आयोजित करूंगा जिसमें लोग मुझे सुनने के लिए आएंगे। और तो सुनना, तो गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बोला कि मैं चाहता हूं कि बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में डेट रखी थी गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 कि 8 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तो मीडिया वालों ने गांधी जी से पूछा, गांधी जी उसका मतलब जो जो मतलब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, किस मुद्दे पर आप जनता से बात करेंगे, किस मुद्दे पर आप जनता से बात करेंगे। तो गांधी जी ने कहा, मुद्दा तो पता नहीं है, लेकिन मैं जनता से सिर्फ इतनी बात करूंगा कि जो लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं, वो 8 अगस्त को मुझे सुनने जरूर आए। वो 8 अगस्त को मुझे सुनने बंबई टैंक ग्वालियर टैंक मैदान पर जरूर आए। लोगों ने, मीडिया वालों ने फिर गांधी जी से पूछा, आप गांधी जी ये तो बताइए लोग आपको सुनने क्यों आए, आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं लोगों को जिससे लोग आपको सुनने के लिए आए। गांधी जी ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो जरूर आए। और धीरे धीरे क्या होता है, अब इस पूरे के पूरे ये जो गांधी जी का जो ग्वालियर टैंक मैदान पर जो सभा होने वाली थी, उसके लिए पर्चे छपवा दिए गए। और पर्चे छपवाए क्या थे वो मैं आपको बताऊंगा, गांधी जी ने घुमाया क्यों है इस टॉपिक को। गांधी जी ने पर्चे छपवा दिए, और ऐसे करके सब सपोज करो ऐसे छोटे छोटे स्टिकर बनवा दिए गए, और स्टिकर आम आदमी को दे दिए गए।
और आम आदमी से कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा इनको सर्कुलेट करो। अब क्या होता है, सब्जी वाला हो, रेडी वाला हो, ठेले वाला हो, परचूनी की दुकान पर हो, कोई भी हो, सारे के सारे जो लोग थे उन पे बस एक पर्चा रखा हुआ था। और जैसे कोई सब्जी खरीदने आता है तो सब्जी वाला वो पर्चा दे देता था। उस पर्चे में लिखा होता था गांधी जी की सभा, तारीख इतनी, और टाइटल होगा कि जो लोग अपने बच्चों से प्यार करते हो वो लोग इस सभा में सुनने के लिए आए। और धीरे धीरे 1-1.5 महीने में इसका प्रचार इतना फैल गया कि पूछो मत। और तो और छोटे छोटे बच्चे इसमें सपोर्ट कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों की सेना बनी थी। तो लड़कियां होती थी छोटी छोटी सी, उन लड़कियों की सेना थी मंजरी सेना। और जो छोटे छोटे लड़के होते थे छोटे ढिमरी से, उन लड़कों की जो सेना होती थी वो होती थी वानर सेना। अब ये छोटे छोटे बच्चों की सेना क्यों बनाई गई थी वो सुनो। पूरे भारत में ये सेना, बच्चे जो होते थे पिल्ले से होते थे, मतलब 7-8 10 10 साल के, इन बच्चों में कोई डाउट नहीं कर पाता था। तो बच्चे क्या करते थे, वो पर्चा बांटते थे, सबको बांटते थे कि पर्चा ले लो, पर्चा ले लो, गांधी की सभा, गांधी की सभा, गांधी की सभा। तो लोग बच्चों पर डाउट नहीं कर रहे थे। अंग्रेजों को बच्चों पर डाउट नहीं होता था क्योंकि बच्चे कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। तो इस मंजरी सेना और वानर सेना ने धीरे 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 करके पूरा का पूरा गांधी जी के इस सभा के बारे में सबको फैला दिया। अब क्या होता है, तारीख आती है नजदीक। एक दिन पहले, करीब करीब मान लो परसों गांधी की सभा होनी है, तो 1-2 दिन पहले मीडिया वाले गांधी जी से पूछने आते हैं, गांधी जी परसों आपने एक सभा बुलाई है, आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? गांधी ने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं उस दिन क्या बोलूंगा, लेकिन बस मैं ये चाहूंगा कि जो लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो सुनने के लिए आए। गांधी जी, आपको मीडिया वाले पूछते हैं, गांधी जी आपको कितना अनुमान है कि कितने लोग आएंगे आपको सुनने के लिए? गांधी ने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि पूरे भारत में कम से कम 15-20 हजार लोग तो अपने बच्चों से प्यार करते ही होंगे। 15-20 हजार लोग तो सुनने के लिए आएंगे ही। गांधी जी आप परसों सभा कितने बजे शुरू करोगे? गांधी ने कहा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। टाइम निर्धारित नहीं है, इतने बजे शुरू करूंगा, लेकिन कोशिश होगी मेरी कि जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, लोगों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। अब हुआ क्या था, गांधी जी की जो सभा हो रही थी उस सभा के बारे में पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो था वो वहीं के लोकल लोगों ने किया था, जो गांधी जी को सपोर्ट करते थे। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, व्यापारी थे, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो पूरे स्टेज पर मंच लगा दिए गए, सारे के सारे वो कर दिए गए, मतलब पूरा स्टेज सजा दिया गया, सब करा दिया गया। और बैठने के लिए लोगों को जमीनों पर टाट बिछा दिए गए थे, मतलब बोरी टाइप के बिछा दिए गए थे जिन पर लोग बैठेंगे। अब क्या होता है, गांधी जी उस सभा वाले मैदान के एक दूसरी जगह, करीब 3 किलोमीटर एक जगह थी, अपने उनके एक मित्र थे गुजराती भाई, उन गुजराती भाई के घर पर रुके हुए थे गांधी जी। अब गांधी जी की आदत थी वो 4-5 बजे के बाद में शाम को वो भजन पूजा करते थे। तो होता क्या था कि गांधी जी ने अगले दिन सभा थी और एक दिन पहले गांधी जी ने कुछ खाया नहीं था। तो जो उनके गुजराती भाई जो मित्र थे, उनकी पत्नी है, वो गांधी जी से शाम को 4 बजे के आसपास कहती है कि बापू कुछ खाना खा लो, आपने सुबह से खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा मुझे भूख नहीं है। बापू आपने कल शाम को खिचड़ी खाई थी, उसके बाद में आपने कुछ नहीं खाया, बापू आपको भूख लगी होगी, आप खाना खा लो। उसने कहा, गांधी जी ने कहा कि मैं अगर एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। करोड़ों लोग मुझ पर विश्वास किए हैं, करोड़ों लोगों ने घरों से खाना नहीं खाया है, उनकी भूख के आगे मेरी भूख नहीं है, मुझे अभी भूख नहीं है। और वो उन गुजराती भाई की मित्र की पत्नी से कहते हैं, मैं सोने के लिए छत पे जाऊंगा, और कोई अगर मुझसे मिलने आए तो उनसे मना कर देना मुझसे ना मिले, किसी को मिलने मत देना। लेकिन अगर महादेव मिलने आए तो महादेव को आने देना। अब ये महादेव कौन थे? ये महादेव देसाई जो थे वो गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, मतलब गांधी जी के निजी सचिव थे। और गांधी जी क्या करते हैं, छत पे जाते हैं और ऊपर जाके सो जाते हैं या भजन पूजा करते हैं अंदर बैठ के। अब वहां पर होता क्या है कि अपना गांधी जी आराम से लेटे होते हैं, करीब रात के 2-2:30 बज रहे होते हैं, मतलब सुबह का समय होने वाला होता है, 2-2:30-3-4 बजे का समय होने लगता है। और गेट पे खटखट की आवाज होती है। जब गेट पे खटखट की आवाज होती है तो बा सो रही थी वहीं पर और लालटेन जल रही थी। बा ने बगल में, सिर के बगल में टॉर्च रखी थी। बा ने टॉर्च जला के देखा तो घड़ी में उस वक्त करीब 3:45-4 बजे के टाइम था।
मतलब 3-4 बजे के आसपास का टाइम था। उन्होंने सोचा इतनी सुबह सुबह कौन है। अब देखा तो गेट खोला, कुंडी खोली तो सामने महादेव खड़े थे। उन्होंने पूछा, महादेव क्या हुआ इतनी रात को कैसे? उन्होंने कहा, बापू कहाँ है? बापू कहाँ है? उन्होंने कहा वो छत पर है। और जैसे ही महादेव के पास लाइट थी, मतलब टॉर्च थी, वो टॉर्च उड़ा के सीढ़ियों की तरफ चढ़ते हैं और वहां से आवाज लगाते हैं, बापू। बापू जो थे वो वहां पर बरामदे में लेटे थे। और महात्मा गांधी जब बरामदे में लेटे थे तो बाप चिल्लाते हैं, महादेव क्या हुआ? तो वो टॉर्च से देखते हैं और लालटेन की रोशनी थोड़ा तेज कर देते हैं। महादेव कहते हैं कि बापू अनर्थ हो गया। बापू ने कहा, क्या हुआ? बापू आपने तो बोला था कि 15 से 20 हजार लोग सुनने आएंगे, अब तो क्या हुआ? बापू लाखों की भीड़ खड़ी हुई है, लाखों की भीड़ आपके इंतजार में है, पूरा मैदान खचाखच भर चुका है, वहां पर बैठने की तो छोड़ो, खड़े होने की जगह नहीं है। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान की तरफ आने वाले सारे रास्तों पर भीड़ खड़ी हो सकती है। बापू जनता आपको सुनने के लिए बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। रेलवे स्टेशन तक पर जनता खड़ी हुई है। बापू बस स्टैंड तक पर जनता खड़ी हुई है। बापू आपको सभा बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, अगर टाइम पे सभा शुरू नहीं की तो अनर्थ हो जाएगा। बापू ने कहा, महादेव तुम टेंशन मत लो, मैं सभा टाइम पर शुरू करूंगा। और अपने सारे दोस्त मित्रों से कह दो कि जहां जहां गलियों तक मेरी आवाज नहीं जा सकती, उन सभी जगहों पर माइक लगवा दिए जाएं, उन सभी जगहों पर स्पीकर लगवा दिए जाएं, ताकि लोगों तक मेरी आवाज पहुंच जाए। कोई भी ऐसा आदमी गलियों में ना हो जहां तक मेरी आवाज ना पहुंचे। उन्होंने कहा, बापू मैं सब अरेंजमेंट करा दूंगा, बट बापू जनता बहुत इंतजार कर रही है आपका। महादेव चिंता मत करो, जनता का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अब टाइम होता है, जब टाइम होता है तो गांधी जी को स्टेज पर जाना होता है। स्टेज समझो ऐसे यहां पर है स्टेज, और मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है। मैदान में खड़े होने की जगह नहीं है, लोग दीवारों पर, छतों पर, पेड़ों पर बैठे हैं गांधी को सुनने के लिए। और गांधी, चूंकि अब गांधी 1 दिन 1.5 दिन से खाना नहीं खाया, तो गांधी जी ने खाना नहीं खाया था, तो गांधी जी की हालत तो वैसे ही खराब थी, क्योंकि कमजोर थे बेचारे वो, और देश के लिए और कमजोर होते जा रहे थे। तो जब अंदर मैदान के अंदर गांधी को जब लाया जा रहा था, तो 2 व्यक्ति साथ में चल रहे थे, एक तो गांधी जी बीच में, और इधर महादेव, और इधर एक व्यक्ति है जो गांधी जी को सहारा लेके रास्ते में लेके आते हैं। तो बहुत सारी भीड़ जो है रास्ते तक में बैठी थी, रास्ते में भी बैठने की, उठने की जगह नहीं थी। तो जैसे ही महादेव ने, जैसे ही गेट के अंदर एंट्री मारी, जैसे ही गेट के अंदर एंट्री मारी, तो भीड़ थी, भीड़ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज बहुत दूर है, 400 मीटर दूर है स्टेज, वहां तक गांधी जी को ले जाना पड़ेगा। अब वहां तक ले जाना पड़ेगा, तो महादेव ने यहां से, जो बंदा जमीन पर बैठा था उससे कहा, भैया थोड़ा रास्ता देना। तो जैसे ही रास्ता देने की बात आई, तो एक बंदे ने पीछे उठ के देखा तो पीछे महात्मा गांधी खड़े थे। तन पे धोती नहीं, तन पे ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ धोती पहने थे, और पैरों में खड़ाई थी। तो जैसे ही उस बंदे ने देखा और आवाज लगाई, ऐसे बोला, बापू, तो बंदा पैर में पड़ गया। जैसे ही उसने आवाज लगाई, बापू, तो एक की आवाज सुनी, दूसरे ने बापू 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 बापू। और जैसे ही गांधी ने मैदान में एंट्री मारी, पूरे मैदान में हंगामा हो गया, बापू 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 बापू। हालात ये हो गए कि कम से कम आधा पौन घंटा लग गया गांधी को मैदान के गेट से एंट्री मारने तक, स्टेज तक। बड़ी मुश्किल में गांधी को स्टेज तक पहुंचाया गया। गांधी पहुंचते हैं स्टेज तक, जब पहुंचते हैं तो भीड़ बेसब्र हो चुकी थी। भीड़ सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, गांधी जी बोलो, सुनना चाहते हैं आज आपको। तो गांधी जी सिर्फ एक बात बोलते हैं, और जैसे ही गांधी जी ने हाथ किया, सब शांत हो गए। गांधी जी ने कहा, मैं ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, मैं आपसे सीधी बात करूंगा। गांधी जी ने कहा, आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। गांधी ने कहा, आप में से कोई एक आदमी स्टेज पर आना चाहेगा? आप में से कोई एक आदमी स्टेज पर आना चाहेगा? तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं आना चाहता हूं। गांधी ने उनमें से एक को हाथ इशारा दिया, आप आ जाओ। वो बंदा आया स्टेज पे। गांधी जी माइक वाले से बोलते हैं, भैया इनको एक माइक दे दो। अब क्या है कि गांधी माइक की तरफ है और एक आदमी के हाथ में माइक है। गांधी उनसे कहते हैं, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दोगे? वो व्यक्ति कहता है, दूंगा। वो गांधी जी पूछते हैं, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम हबीब है। हबीब कहाँ से हो? ने कहा कि मैं ढाका से हूं। ओह,
तुम ढाका से सुनने के लिए मुझे आए हो? हाँ, अच्छा लगा हबीब कि तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो और तुम्हारे अंदर इतना क्रेज है कि तुम आज मुझे ढाका से सुनने आए हो। हबीब, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बापू, मेरी एक छोटी बेटी है, 10 साल की, और मेरे बेटा नहीं है कोई। और मेरी एक बहन है 17-18 साल की। और मेरे अब्बा नहीं है, मेरे मतलब पिताजी नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। और मेरी अम्मी है, उनकी तबीयत खराब रहती है, और मैं हूँ बस। और मेरी पत्नी है, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन और मेरी माँ है, और एक छोटी सी बेटी है मेरी। हबीब, क्या करते हो तुम? मैंने कहा, बापू मैं कारपेंटर हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ। हबीब, एक बात पूछूं तुमसे? उन्होंने कहा, हाँ बापू पूछो। हबीब, एक दिन तुम अपने काम से आए, अपने बढ़ई का काम करके आए, और घर पर आते हो अपनी पत्नी से कहते हो खाना बना दो, और पत्नी चूल्हे पर खाना बनाती है, और तुम्हारी बेटी तुम्हारे बगल में बैठी है, और तुम खाना खा रहे हो दोनों, तुम्हारी बेटी खाना खा रही है और तुम भी खा रहे हो एक ही थाली में रखे, और बहन तुमको रोटी सब्जी, रोटी पर घी लगा के या जो भी है वो लगा के दे रही है, तुमको खाना सर्व कर रही है। और हबीब, तभी तुम्हारे घर पर गेट पर खटखट की आवाज होती है, और जब गेट पर खटखट की आवाज होती है तो तुम गेट खोलने जाते हो, या तुम्हारी बहन गेट खोलने जाती है। और जब गेट खोलने जाती है तो वहां पर 3 अंग्रेज होते हैं जो वर्दी में होते हैं, उनके पास हथियार होते हैं। वो तुम्हें आते हैं, वो तुम्हें उठाते हैं, और तुम्हारे उठाने के बाद दीवार के सहारे या खिड़की के सहारे तुम्हारे दोनों हाथों से तुमको बांध देते हैं, और दोनों हाथों से बांध देते हैं, और पैरों को भी तुम्हारे हाथ गेट से बांध देते हैं कहीं पर, और तुम हिल भी नहीं सकते। और उस वक्त वो अंग्रेज बारी बारी से तुम्हारी बहन के साथ और तुम्हारी पत्नी के साथ सारे कपड़े उतार के बलात्कार करते हैं। तो हबीब, तुम्हें अच्छा लगेगा ना जब अंग्रेज तुम्हारी आंखों के सामने तुमको बांध के तुम्हारी पत्नी के साथ और तुम्हारी बेटी के साथ और तुम्हारी बहन के साथ सारे कपड़े उतार के जब बलात्कार करेंगे, तो अच्छा लगेगा ना हबीब? बापू, अगर ये दिन मेरी जिंदगी में कभी भी आए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आने से पहले भगवान मुझे अपने पास बुला ले। मैं कभी जिंदगी में ये दिन देख नहीं पाऊंगा, कोई भी भाई, कोई भी पति अपनी पत्नी या अपनी बहन का बलात्कार अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। अभी पिछले 150 सालों में इन अंग्रेजों ने हमारी मां बहन बेटियों के साथ यही किया। इन्होंने हमारी मां बहन बेटियों के साथ टॉर्चर किया। आज इन अंग्रेजों से बोलो, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। बस यहीं से गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया और कहा, हमारे पास अब रास्ता नहीं है, या तो करो या मरो, डू और डाई। अंग्रेजों से बोलो कि इससे पहले कि जापान यहां पर आए, वो इंडिया को छोड़ दें। ये हमारा देश है, हम देश खुद चला लेंगे, हमें अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। ये यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? यस और नो बता दो। ये क्या इमोजी से भेजते, भालू भालू आलू से पकड़ा के यार। चले फिर आगे। अब सुनो, अब यहीं से एक पंगा होता है। पंगा क्या होता है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। और एक बात ध्यान रखना, गांधी जी अगर डायरेक्ट बता देते कि मैं भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ऐसा कर रहा हूं, तो अंग्रेज गांधी जी को पहले ही अरेस्ट कर लेते। और अंग्रेजों, गांधी जी को अंदाजा था कि अंग्रेज मेरे साथ गलत कर सकते हैं, इसलिए गांधी जी ने जो रियल सब्जेक्ट था ना, वो रियल सब्जेक्ट छुपा लिया और जानबूझ के सभा करवाई, और सभा में लोगों को बताया भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और गांधी ने लोगों में इतनी एनर्जी डाल दी, इतनी एनर्जी डाल दी, इतनी एनर्जी डाल दी कि ये एकमात्र पहला और सिंगल आंदोलन था। एकमात्र पहला सिंगल आंदोलन था। इस आंदोलन के स्टार्ट करते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। और साथ ही चूंकि गांधी जी गिरफ्तार हुए, तो गांधी जी के साथ जितने भी थे, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि जितने भी थे, सब जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने उठा के। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया था कि गांधी गेम खेल सकता है, इसीलिए गांधी जेल में थे और बाकी सारे लोग जेल में थे। अब इसमें एक पंगा ये था कि जब सारे लोग जेल में जब चले गए, तो गांधी जी भी जेल में चले गए। तो गांधी जी बीच में बैठ गए
और बाकी सारे लोगों ने जेल में गांधी जी को घेर लिया और डिस्कशन करने लगे। अंग्रेजों को लग गया कि ये गांधी जेल में भी चाल चल देगा, इसीलिए जानबूझ के अंग्रेजों ने जो गांधी जी को अलग जेल में डाला और बाकी सारे लोगों को अलग जेल में डाला, यानी कि गांधी को बाकी सबसे अलग कर दिया ताकि गांधी कोई चाल ना चल पाए। अब यहां से भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। सोचना, ये भारत छोड़ो आंदोलन एकमात्र आंदोलन था जिसके सारे नेता, गांधी जी, अन्य, ये सब नेता जेल में थे और उसके बाद भी ये जनता खुद आंदोलन चला रही थी। उसके बाद भी जनता खुद आंदोलन चला रही थी। ये बिना लीडरशिप का आंदोलन था। इस आंदोलन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको जेल में नहीं डाला अंग्रेजों ने, सब जेल में डाल दिए और रोडों पे जनता खड़ी हुई है और जनता नारा लगा रही है, भारत छोड़ो, अंग्रेज मुर्दाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद। और हालात ये हो गए कि 1-2 साल 3 साल के अंदर अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब भारत में ज्यादा दिन तक अब टिकना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को कहीं ना कहीं अब ये फील हो गया था कि अंग्रेजों का राज अब नहीं चलेगा। बताइए, यहां तक कंफ्यूजन है या फिर आगे चलें? यहां तक कंफ्यूजन है या फिर आगे चलें? चले आगे चले। अब देखो क्या होता है। अब गांधी जी जेल में जाते हैं और जब गांधी जी जेल में होते हैं तब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो जाता है। कस्तूरबा गांधी एक्सपायर हो चुकी होती हैं। लेकिन इसमें एक पंगा पड़ा था। गांधी जी को यह बात नहीं पता थी ठीक से कि गांधी जी की पाइप खत्म हो गई है। वो गांधी जी जब जेल से रिहा हुए, क्योंकि गांधी अपने आप में गांधी नहीं, नाम नहीं था, ब्रांड था। जैसे ही गांधी जी जेल से रिहा होते हैं तो गांधी को लेने वाले बहुत सारे लोग चले गए। बहुत सारे लोग चले, जब जेल से निकल के आते हैं गांधी, जब जेल से निकल के आते हैं तो बहुत सारे हजारों लोगों की भीड़ गांधी के पीछे लग गई। अब गांधी आगे आगे पीछे पीछे जनता। गांधी अपने घर पे पहुंचते हैं। जब घर पे पहुंचते हैं तो गांधी बहुत समझदार थे। लोगों ने बताया नहीं गांधी जी को कि पत्नी एक्सपायर हो चुकी है और गांधी को मालूम ही नहीं था। लेकिन जब गांधी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पे ताला लगा था। और गांधी ने जैसे ही ताले पे हाथ रखा तो ताले पे धूल मिट्टी जमी हुई थी। गांधी धूल मिट्टी को देख के ही समझ गई कि कस्तूरबा गांधी अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि घर पे कभी ताला नहीं लगा होता था। लोगों, जैसे ही गांधी ने ताले पे हाथ रखा, लोगों ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया था गांधी जी को बहुत बड़ा दुख होगा। तो पीछे से एक बंदा आके गांधी जी को गले लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि गांधी जी सब्र रखो। गांधी जी ने कहा, मुझे कस्तूरबा गांधी के जाने का दुख नहीं है, मुझे दुख तो इस बात का है कि अंग्रेज भारत को कब छोड़ेंगे, ये अंग्रेज भारत को कब आजाद करेंगे। मुझे कस्तूरबा गांधी चली गई इस बात का दुख कभी नहीं होगा। बस दुआ करूंगा भगवान से कि अंग्रेज इंडिया को छोड़ के चले जाए, ये भारत को आजाद करके चले जाए, भारत के लोग खुद अपने हाथ में अपनी शक्ति ले ले, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए और इंडिया में डेमोक्रेसी बने। मैं सिर्फ इस बात का इंतजार करूंगा और दुआ करूंगा। अब क्या होता है, इधर भारत छोड़ो आंदोलन चलता रहता है। अब इस तरफ सीन पलटेगा। कैसे? आ जाए, देखिए। वर्ल्ड वार चल रहा, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड लिखा है ये, ठीक है। वर्ल्ड वार चल रहा था, इसमें 2 पार्टी थी, मैंने पहले बताया आपको। एक थी ग्रेट ब्रिटेन, उसी में था यूएसएसआर, उसी में था यूएसए, और इधर था जर्मनी, पहले लिखो जापान, जर्मनी और इटली, इधर ये था। अब वर्ल्ड वार का एंड कैसे होता है वो देखते हैं। एंड ऐसे हुआ कि जो इटली था, इटली का शासक जो था, एंड होते आते मतलब 44-45 में जब वर्ल्ड वार खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, एंड होते होते जो इटली का शासक था मुसोलिनी, वो मारा जा चुका है। उसका एनकाउंटर कर दिया अमेरिका ने, यानी इटली खत्म, यानी इटली हार चुका, पहला। दूसरा, जो जर्मनी का जो शासक था हिटलर, जो हिटलर ने क्या कर दिया, हिटलर को अमेरिका ने चारों तरफ पहाड़ियों की तरफ घेर लिया था। मतलब हिटलर चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया था। अब इसमें क्या होता है, हिटलर को लग गया था कि मैं अमेरिका से घिर चुका हूं और अमेरिका अब मेरे को मार देगा। हिटलर इतना वो था व्यक्ति कि उसने जब हिटलर ने ऐसा खेल खेला तो हिटलर चूंकि चारों तरफ से घिर गया था और पता चल गया कि हिटलर मारा जाएगा, इसलिए हिटलर ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। यानी कि जर्मनी भी खत्म, मुसोलिनी भी खत्म, मतलब जर्मनी भी खत्म और इटली भी खत्म। जर्मनी का भी गेम बदल गया और इटली का भी गेम पलट गया। क्यों? क्योंकि इटली का शासक मुसोलिनी का एनकाउंटर हो गया, जर्मनी का शासक हिटलर एनकाउंटर, वो सुसाइड कर चुका है, आत्महत्या कर चुका है। अब बचा अकेला जापान। अब 2 पार्टनर तो चले गए, अमेरिका ने इससे बोला, जापान से, बता भाई
तेरे 2 पार्टनर मारे जा चुके हैं, अब तू क्या करेगा? जापान ने कहा जब तक है दम लड़ेंगे हम। अमेरिका ने कहा तेरी ऐसी की तैसी। अमेरिका को आ गई गुस्सा। अमेरिका ने कहा ये ऐसे नहीं मांगेंगे। जापान वाले छोटे छोटे तो होते हैं चिची पीपी वाले। अमेरिका ने एक हवाई जहाज उठाया, हवाई जहाज में 2 बम रखे, पटाखे, पटाखे मतलब परमाणु बम रखे, और जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, और दोनों शहर उड़ा दिए, पूरे के पूरे परमाणु बम गिरा दिए। मतलब अमेरिका ने दोनों शहरों में परमाणु हमला कर दिया और जापान को धमकी दे दी कि अगर शाम तक सरेंडर नहीं किया तो टोक्यो उड़ा देंगे, अगर शाम तक सरेंडर नहीं किया तो टोक्यो राजधानी उड़ा देंगे। जापान को लग गया हम मारे जाएंगे। जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने, जापान की रक्षा मंत्री ने शाम को अपने ऊपर मतलब अपना सरेंडर कर दिया अमेरिका के आगे, और जापान भी खत्म। और 1945 में जापान को अमेरिका ने अपना गुलाम बना लिया, और 1945 से लेकर 1952 तक जापान अमेरिका का गुलाम रहा है। यानी कि ये वर्ल्ड वार का दी एंड था। यहां से जापान भी खत्म, जर्मनी भी खत्म, और इटली भी खत्म। इटली का शासक मुसोलिनी मारा गया, जर्मनी के शासक हिटलर ने सुसाइड कर लिया, और जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिरे। इससे डर के जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने सरेंडर कर डाला, और जापान का दी एंड। और जापान 1945 से लेकर 1952 तक अमेरिका का गुलाम रहा है। ठीक है, ये था वर्ल्ड वार का दी एंड। अब इधर क्या होता है, इससे आ जाओ इधर साइड में। इधर क्या होता है 1945 में, 1945 में भारत में मतलब अमेरिका, ब्रिटेन में नई सरकार आती है, और नई सरकार जो आती है लेबर पार्टी की सरकार आती है। मतलब लेबर पार्टी की सरकार जीत जाती है और यहाँ पे ब्रिटेन में सरकार बनती है। और यहीं पर भारत में एक व्यक्ति आया था गवर्नर जनरल बन के। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड बेवल। और लॉर्ड बेवल एक प्लान लेके आया था। उस प्लान का नाम है बेवल प्लान। और इसी जो बेवल प्लान था, इस पर डिस्कशन जो हुआ था वो शिमला में हुआ था, शिमला में। और इसी को कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला सम्मेलन। यानी कि बेवल प्लान और शिमला सम्मेलन एक ही चीज है। मतलब बेवल ने जो प्लान लॉन्च किया था वो शिमला में किया था, उसे शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं और बेवल प्लान भी कहते हैं। अब इसके अंदर कहानी क्या देखता हूं, इसकी इमेज पड़ी हो तो आपको दिखा देता हूं। देखें क्या हुआ। Lord Wavell arranged a conference at Simla in June-July 1945 to discuss the formation of Executive Council. मतलब लॉर्ड बेवल ने शिमला में जून-जुलाई 1945 में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जो भारत में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के गठन के लिए होगी। मतलब भारत में कार्यकारी परिषद के गठन के लिए होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने के लिए होगी। नेक्स्ट, द कांग्रेस क्लेम्ड दैट इट रिप्रेजेंटेड ऑल द कम्युनिटीज इन इंडिया। कांग्रेस ने कहा था कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी समुदायों को पार्टिसिपेट किया जाएगा, सभी समुदायों को पार्टिसिपेट किया जाएगा। ठीक है, एंड एज सच इट कुड नॉमिनेट मुस्लिम एज द मेंबर ऑफ न्यू काउंसिल। और कांग्रेस ने यह भी कहा था कि मुस्लिम जो व्यक्ति होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको कांग्रेस भी अपॉइंट करेगी, कांग्रेस भी अपॉइंट नॉमिनेट करेगी। ठीक है, अब देखो मुस्लिमों के जो मेंबर होंगे उनको कांग्रेस भी अपॉइंट करेगी, यह कांग्रेस का कहना था। और जिन्ना का कहना यह था कि मुसलमानों को जो नॉमिनेट करेगी वो सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। यानी कांग्रेस कह रही है मुस्लिमों को नॉमिनेट हम भी करेंगे, और जिन्ना कह रहे थे कि मुस्लिमों को नॉमिनेट सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। बस इसी बात पे पंगा हो गया। इसी बात पर मोहम्मद अली जिन्ना मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लड़ाई हो गई। और इसी लड़ाई के कारण जो बेवल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस था वो फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द कांग्रेस डिमांड। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की डिमांड खारिज कर दी एंड असर्टेड दैट इट हैड द ओनली राइट फॉर मुस्लिम नॉमिनेशन। और मुस्लिम लीग ने कहा मुसलमानों को नॉमिनेट करने का अधिकार सिर्फ और केवल हमें है, बस कांग्रेस को नहीं है। बस इसी बात पे मामला फट गया। क्यों लिखा है, कॉन्फ्रेंस फेल्ड, असफल हो गई, एंड वाइडन द गल्फ बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लड़ाई हो गई थी यहां पर, इसलिए बेवल प्लान हो गया खत्म, मतलब बेकार हो गया। अब अगला पॉइंट है, अब इसके आगे देखें। अब जब बेवल प्लान इधर खत्म हुआ, इधर क्या हुआ, 1946 आया। 45 के बाद अगला घटना कौन सी है, 45 के बाद अगली घटना कौन सी है, 1946 वाला, मतलब 45 के बाद 46 में क्या होता है, यहां पर एक अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि हम भारत को आजाद कर देंगे। 1946 में अंग्रेजों ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि हम 2 साल के भीतर, अंदाज से जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे।
और इसी आजाद करने के लिए भारत की संविधान सभा बननी थी। इसीलिए 1946 में, 46 लिखा है यार, ये 46 में अंग्रेजों ने एक कैबिनेट मिशन भेजा था भारत में, कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन जो भेजा था वो भारत का संविधान बनने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए भेजा गया था, कि भारत की एक संविधान सभा होगी, इसके लिए भेजा गया था। और कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। 3 मेंबर कौन कौन थे? पहला था सर स्टीफर्ड क्रिप्स। स्टीफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन वाला है टेक्स्ट। दूसरा था लॉर्ड पेंथिक, पेंथिक लॉरेंस। तीसरा था ए वी एलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे इसके अंदर, ठीक है। और जो संविधान सभा बननी थी उसका देखो स्ट्रक्चर कैसा था, इधर कर देता हूं साइड में, आप बाद में कॉपी कर लेना यहां से, ठीक है। नेक्स्ट, तो संविधान सभा बननी थी वो ऐसी बननी थी। संविधान सभा में टोटल जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो 389 थे, मतलब कुल जो सदस्य थे वो 339 मेंबर बने थे, ठीक है। अब 339, 389 को क्या बोलते हैं, नवासी भवासी, मेरी ये कमजोर है, बस 389 थे समझो आप, है ना। ये मेंबर बनने थे। इसमें क्या कहानी थी, 10 लाख पे एक सदस्य था, मतलब 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य था। तो अंदाज से उस टाइम पे जो भारत की जनसंख्या थी वो 38 से 39 करोड़ के आसपास थी। तो 38 से 39 करोड़ में जब देखोगे तो वो 10 लाख पे एक मेंबर आएगा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसमें ऐसे सीटें बटी, 93 सीटें जो मिलेंगी वो देसी रियासतों को मिलेंगी, प्रिंसली स्टेट को। मतलब देसी रियासतों के राजा 93 बंदों को नॉमिनेट करेंगे। नेक्स्ट, 296 सीटें जो होंगी वो ब्रिटिश प्रोविंस को मिलेंगी। ब्रिटिश प्रोविंस, जो ब्रिटेन के प्रांत थे ना, उनको मिलेंगी 296 सीटें। और इन 296 में क्या होगा, ऐसे देख लें, 296 में 292 सीटें ब्रिटेन के उन प्रांतों को मिलेंगी जिनका हेड गवर्नर होगा। अगर आप कोई कहे कि ये गवर्नर किनका हेड होगा, तो मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी इसी पर, जिसमें स्टेट कैसे बने थे वो बताया था, उसको देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा फिर। नेक्स्ट, और 4 सीटें वो होंगी जो उनका हेड कमिश्नर होगा, मतलब जो कमिश्नर के प्रोविंस होंगे उनको 4 सीटें मिलेंगी, और जो गवर्नर के प्रोविंस होंगे उनको 292 सीटें मिलेंगी। तो 292 प्लस 4 इक्वल टू 296। ये 296 के लिए चुनाव होने थे, इलेक्शन होने थे। और इलेक्शन के लिए जो वोट डालेंगे, वो डालेंगे राज्यों के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब राज्यों के विधायक वोट डालेंगे। उस टाइम के जो प्रांतों की विधानसभाएं थी वो वोट डालेंगे ये। अब जो इलेक्शन हुआ 296 के लिए, वो देखो रिजल्ट क्या निकला। इस इलेक्शन में 208 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। कांग्रेस कितनी जीती, 208। मुस्लिम लीग जीती थी 73 सीटें, 73। और 15 सीटें मिली थी निर्दलीयों को। निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट मेंबर को। क्लियर है? अब कैलकुलेट कर लो, 208, 73 और 15 मिला के 296 हो रही है। ये थी संविधान सभा। टोटल सीटें 389, 93 देसी रियासतों को, 296 इनको, ठीक है। और 208 इस 96 में इलेक्शन हुए, 208 में कांग्रेस जीती, 73 में मुस्लिम लीग, 15 मिले निर्दलीयों को। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? हाँ, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट नहीं था। इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट नहीं था। कोई कंफ्यूजन है? चलें आगे। ये कोई कह रहा है एक बार फिर से, क्या एक बार फिर से, क्या फिर से बताना है बता दो भैया, बता दूंगा आपको। चलें आगे। यहां तक कंफ्यूज, मुझे नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन है ये, समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या पूछना है। चले आगे, अगर कोई डाउट नहीं है सर, तो बता दो। चलिए फिर, अब सुनो। अब ये थी संविधान सभा, ये संविधान सभा आगे काम करेगी। संविधान सभा का थोड़ा सा डिटेल दे दे रहा हूं आपको। संविधान सभा की पहली मीटिंग जो होती है, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो होती है
9 दिसंबर को। और इस पहली मीटिंग के जो अध्यक्ष बने थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा, ये जो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, ये फ्रांस की परंपरा थी, मतलब फ्रेंच प्रैक्टिस थी, ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी। आप कहोगे कैसे? जब कोई अध्यक्ष नहीं बन पाता है तो जो एज में सबसे बड़ा होता है उसे अध्यक्ष बना लेते हैं। जब मान लो चुनाव नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, तो हम ये कह देते हैं जो एज में सबसे बड़ा है वो आगे आ जाए, वो अध्यक्ष बन जाएगा। तो ऐसे में सच्चिदानंद सिन्हा पूरी संविधान सभा में सबसे बड़े थे, तो ये अध्यक्ष बने। दूसरी जो मीटिंग हुई वो हुई 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, ठीक है। और इसमें परमानेंट अध्यक्ष बना दिए गए, परमानेंट अध्यक्ष बना दिए गए, ठीक है। और परमानेंट अध्यक्ष जो बने थे वो ये बने थे, अध्यक्ष जो बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये परमानेंट अध्यक्ष थे। लेकिन यहीं पर चूंकि राजेंद्र प्रसाद कभी अगर एब्सेंट हो जाएं तो कौन होगा? तो ऐसे में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए थे, 2 उपाध्यक्ष थे, मतलब एक नहीं थे, 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन? ये एक थे H.C. मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष नंबर 1, और दूसरे थे V.T. कृष्णामाचारी, V.T. कृष्णामाचारी। मतलब संविधान सभा के एक जो परमानेंट अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष 2 बने परमानेंट, उसमें H.C. मुखर्जी और दूसरे थे V.T. कृष्णामाचारी। यानी कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष हैं। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है को? चले आगे आ जाए। ये संविधान सभा का सीन है। इसके बाद देखो क्या होता है। अब 1946 की घटना निकल गई, संविधान बनना इधर शुरू हो चुका है, संविधान बनना इधर शुरू हो चुका है। अब इधर क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार ये बोल चुकी थी कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। इसीलिए भारत में 1947 के स्टार्टिंग में, 1947 के स्टार्टिंग में भारत में नया गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। नया गवर्नर जनरल जो बन के आया था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आते हैं मार्च 1947 में, ठीक है। और ये मार्च 1947 से माउंटबेटन आएंगे। अब माउंटबेटन क्या करेगा? भारत का स्वतंत्रता का रास्ता लेके आएंगे, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जाए इसका रास्ता लेके आते हैं। तो सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने जो मुलाकात की थी वो गांधी जी से की थी, गांधी जी से। और माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा था कि गांधी जी बताइए आगे का रास्ता कैसे तय करना है। तो गांधी जी ने साफ साफ बोला, बस रास्ता कुछ नहीं तय करना है, तुम देश को आजाद करो और निकल लो पतली गली से, बस तुम, मतलब तुम देश को आजाद करो, देश को हमारे हाथों में छोड़ जाओ, हम अपना देश चला लेंगे। अब इसके बाद गांधी जी से मुलाकात के बाद वो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं। अब जिन्ना से पूछते हैं क्या करना है, तो जिन्ना एक ही बात बोल रहे थे कि बस पाकिस्तान दे दो मेरे को और तुम निकल लो यहां से। यानी जिन्ना की रट थी कि पाकिस्तान चाहिए और गांधी जी की रट थी कि आजादी चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है, फिर माउंटबेटन दोबारा मिलने आते हैं गांधी जी से और गांधी जी से बोलते हैं कि गांधी जी अब बताइए क्या करना है आपको, क्योंकि आप कह रहे हो आजादी और जिन्ना कह रहे हैं बंटवारा, जिन्ना कह रहे हैं पाकिस्तान। तो ऐसे में गांधी जी बड़े उदास होते हैं। गांधी जी को लगा कि तुम लोग देश को बांटने पर लगे हुए हो, मतलब देश के टुकड़े हो जाएंगे। तो गांधी जी इससे नर्वस हो जाते हैं और गांधी जी वहां से छोड़ के चले जाते हैं। और उस वक्त बंगाल में दंगे हो रहे थे, बंगाल की तरफ दंगे हो रहे थे, नोआखली में, नोआखली बंगाल में एक जगह पड़ती थी, वहां पर दंगे हो रहे थे। उन दंगों को शांत करने पहुंच जाते हैं गांधी जी। और गांधी जी की बात सुन के लोग दंगा को रोक भी देते हैं। हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, लेकिन गांधी जी की बात सुनी तो सुनने के बाद लोग इतने इंप्रेस हो गए, लोग इतने इंप्रेस हो गए कि कहीं ना कहीं लोगों ने दंगा छोड़ दिया। अब आप कहोगे कैसे इंप्रेस हो गए, तो एक चीज समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, नाना पाटेकर की एक मूवी है, मुझे ये नाम नहीं पता कौन सा है, तिरंगा या क्रांतिवीर है, उसमें नाना पाटेकर का एक सीन है। वो सीन एक्चुअली यही जो सीन इस मूवी में लिया है ना, वो गांधी जी की प्रेरणा से लिया था। जब नोआखली में दंगे हो रहे थे तो हिंदू मुसलमानों को, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। तो गांधी जी ने पूछा एक आदमी से कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम अब्दुल है। गांधी जी ने कहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम क्या कहते हैं श्याम है। तो उसने कहा तू इसको क्यों मार रहा है भाई, तो उसने कहा ये हिंदू है, और तुम इसको क्यों मार रहे हो, तो ये मुस्लिम है इसलिए। गांधी जी ने फिर एक बात पूछी कि गांधी जी ने कहा अब्दुल से कि इधर आ। अब्दुल को बुलाया, उस नीचे एक तार था, तार, और तार से यहां से कट का निशान लगाया, उसके पे हाथ पे थोड़ा सा कट का निशान लगाया, और श्याम के भी कट पे निशान लगाया। और गांधी जी ने अब्दुल के यहां से 2 दूध खून की बूंदें टपकाई और श्याम के से भी 2 खून की बूंदें टपकाई और गांधी जी ने खून मिला दिया।
और मिलाने के बाद अब्दुल से कहा, ले अपना खून इसमें से अलग कर ले जरा, इसमें से अपना मुसलमान वाला खून अलग कर ले, और तू इसमें से अपना हिंदू वाला खून अलग कर ले। तो उसने कहा, अब्दुल ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। तब गांधी जी बोलते हैं, जब बनाने वाले ने हिंदू और मुसलमान नहीं बनाया, जब बनाने वाले ने हमको सिर्फ इंसान बनाया था, तो हिंदू और मुसलमान तो अपन ने अपने फायदे के लिए बनाए ना। जब भगवान ने बनाने वाले में अंतर नहीं किया, तो तुम हिंदू मुसलमान तो सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाते हो। इंसान का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो होता है इंसानियत। और गांधी की बात लोगों को इतनी अच्छी लगी कि लोगों ने, हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना तो छोड़ ही दिया और गले लगाना शुरू कर दिया। और वहां पर नोआखली में दंगे रुक गए। जब नोआखली में जब दंगे रुक गए और रेडियो पे आवाज आने लग गई समाचारों में कि नोआखली के दंगे शांत हो गए, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सुना कि नोआखली में दंगे शांत हो गए। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा, ये दंगे किसने शांत कराए? तो पता चला एक लाठी वाला आया था, धोती पहन के आया था, तन पे कुछ नहीं पहने था। माउंटबेटन समझ गए कि वो व्यक्ति महात्मा गांधी है। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को बोला था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी पूरी बाउंड्री फोर्स का काम करता है। और महात्मा गांधी को ये टाइटल जो था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये माउंटबेटन ने इसीलिए दिया था क्योंकि उन्होंने नोआखली के दंगे रोक दिए थे। अब इधर क्या हुआ, इधर माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता का रास्ता साफ कर दिया था और इधर भारत आजाद हो रहा था। अब आजादी के बाद देखो कहानी क्या लटती है, क्या पलटती है, वो सुनो। इधर पंगा ये पड़ता है कि यहां पर भारत और पाकिस्तान दो देश बन रहे हैं। एक बन रहा है भारत या इंडिया। भारत के संविधान में इंडिया को, भारत को इंडिया भी बोला गया है और भारत भी। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में इंडिया को बोला गया है इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में बोला गया इंडिया जो कि भारत है। मतलब इंडिया का हिंदी में नाम भारत नहीं है और भारत का इंग्लिश में नाम इंडिया नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि ये इंडिया और भारत एक ही नाम है, हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है इसका, ठीक है। एक तो देश ये निकल रहा था, एक दूसरा देश निकल रहा था पाकिस्तान। अब भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बन रहे थे, गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के जो फर्स्ट पीएम बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल बन रहे थे फर्स्ट, वो बन रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट। और पाकिस्तान के जो फर्स्ट पीएम बन रहे थे वो थे लियाकत अली, अली। अब इधर बंटवारे का रास्ता साफ हो चुका था। अब बंटवारे के रास्ते में आपको बता दूं, पाकिस्तान जो था वो 14 अगस्त को बंटवारे से अलग हुआ है और आजादी जो मिली थी भारत को वो 15 अगस्त को मिली थी। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी ने जो साइन किए थे बंटवारे के पेपर पर, मतलब जो भारत की स्वतंत्रता पर जो साइन किए थे पेपर पर, उस वक्त सुबह के 12 बजे थे, मतलब रात के 12 बजे के बाद का टाइम था। और जब पेपर पर साइन किए थे तो रात के 12 बजे का टाइम था। तो उस वक्त भारत की स्वतंत्रता जो थी वो 15 अगस्त को थी, 12 बजे के बाद। लेकिन पाकिस्तान का टाइम भारत से आधे घंटे आगे था। तो जब भारत में 12 सवा 12 का टाइम हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान में जो टाइम हो रहा था वो पौने 12 बजे का हो रहा था, मतलब 14 अगस्त चल रही थी। इसीलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है या सेलिब्रेट करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? इस तरीके से भारत को 1947 में आजादी मिली। और आजादी मिलने के लिए जो कानून बनाया गया था वो कानून ये था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और भारत को जो स्वतंत्रता मिली है वो इस कानून से मिली है। और इसी कानून के माध्यम से इंडिया जो है आजाद हुआ है। और इसी कानून के माध्यम से जो भारत या इंडिया के दो हिस्से किए गए थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान बनाया गया था, इसी लॉ की तरफ से। यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां से इंडिया का, यहां पर आकर इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाता है। भारत के हस्ताक्षर किसने किए थे बताया तो भैया, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने किए थे। अब वो महारानी इस दुनिया में नहीं है, अभी कुछ समय पहले वो टपक गई, मतलब चली गई। चले आगे। ये कोई पूछ रहा है उपाध्यक्ष में डाउट है, क्या डाउट है भैया पूछो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। क्या डाउट है बता दो।
इंग्लैंड की महारानी कब से कब तक जिंदा रही थी? जब ब्रिटेन की महारानी जो मतलब आजादी के टाइम पे जिन्होंने साइन किए थे, वो अभी कुछ ही दिन पहले तो मरी है, पिछले साल के टाइम पे शायद। मतलब जब भारत आजाद हुआ तब से ब्रिटेन की महारानी वही थी। चले आगे, इंडिया कुछ पूछना है किसी को, बताओ। ये कोई बच्चा पूछ रहा है कि जो टेलीग्राम पे आप नोट्स भेजते हो, मैंने तो टेलीग्राम पे अभी तक कोई नोट्स भेजे ही नहीं है। उसमें अच्छे से कवर, मैंने टेलीग्राम पे भैया कोई नोट्स ही नहीं भेजे, मैं तो अभी तब तक से यहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं तो टेलीग्राम पे तो सिर्फ करंट अफेयर और वो फोटो भेजे थे जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे। और हाँ, कुछ इमेजेस और भेजी हैं, वो मैं आज तक यूज किए, वो मैं आज भेज दूंगा शाम के टाइम तक आपको। ठीक है, चलिए आ जाए। अब देखो क्या होता है, अब इंडिया का कहानी सुनना पूरा, कि मतलब इंडिया रहा कैसे है। देखिए, जब 1206 से हम ले लेते हैं, 1206 से मान लेते हैं, 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1857 तक इंडिया को मोनार्की माना जाता है। मोनार्की, मोनार्की का मतलब है राजतंत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का शासन था। अब कैसे शासन था, तो देखो, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत, ठीक है, 1526 से 1707 तक मुगल एरा, ठीक है, और 1707 से 1857 तक बहादुर शाह जफर के मरने तक इंडिया में था पोस्ट मुगल एरा। यानी कि यहाँ पर राजाओं का शासन था, आज मैं राजा हूं, कल को मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा राजा है, इस तरीके से थे। तो इसे मोनार्की बोलते हैं, राजतंत्र। लेकिन 1858 के कानून में ब्रिटेन की महारानी ने अपना शासन स्थापित कर दिया, और ये इसके बाद इंडिया हो गया डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब है अधिराज्य। अधिराज्य मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल होता था इस वक्त, या वायसराय होता था, वो ब्रिटेन की महारानी अपॉइंट करके भेजती थी, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड टपरिन, ये टाइप के। ठीक है, आगे। तो ये कब तक रहा है, ये कब तक रहा है, जरा गौर से सुनना। ये सामान्यतः 1947 तक मानेंगे, लेकिन अभी सुनो, 1947 से भारत आजाद हो गया, तो 1947 से आजादी से लेकर भारत में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन की शपथ लेते हैं, वो लेते हैं 26 जनवरी 1950 को। यानी कि भारत जो गणतंत्र बना है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हमने खुद चुने, हमारी जनता ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो 26 जनवरी 1950 से चुने। यानी 26 जनवरी 1950 से भारत गणतंत्र या रिपब्लिक हुआ है। और 26 जनवरी 1950 तक, मतलब एक दिन पहले तक मान लो, 25 जनवरी 1950 तक इंडिया अभी भी डोमिनियन ही था, मतलब अभी भी अधिराज्य ही था। क्यों क्यों ऐसे सुनो, क्योंकि 1947 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो भी ब्रिटेन की महारानी नहीं भेजे। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी, मतलब माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी जो गवर्नर जनरल बने, उनको भी उनको भी ब्रिटेन की महारानी ने ही अपॉइंट किया था। तो भले ही सी राजगोपालाचारी भारत के थे, लेकिन चूंकि ब्रिटेन की महारानी ने अपॉइंट किया था, इसलिए अभी भी इसको डोमिनियन ही कहते थे। इसलिए आपसे पूछा जाए, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल जो अंग्रेज था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये पूछा जाए भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, आखिरी गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी। आखिरी गवर्नर जनरल जो अंग्रेज था वो कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर उसके बाद आगे। और यहां से इंडिया जो है वो गणतंत्र बना है, रिपब्लिक बना है। अब इधर सुनो, आज की डेट में इंडिया का सीन अब ये है, ये है, देखें, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, मतलब एक लोकतंत्र है। और इंडिया में दो हेड होते हैं, एक होते हैं हेड ऑफ नेशन, हिंदी में राष्ट्र प्रमुख कहते हैं इनको, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं उनको कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, हिंदी में कहते हैं सरकार प्रमुख, ठीक है। तो जो हेड ऑफ नेशन होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उनकी मदद करने के लिए होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सुनो, क्योंकि राष्ट्रपति को हमारी जनता ही चुनती है, लेकिन जनता इनडायरेक्टली चुनती है, लेकिन चुनती तो जनता ही है। और जब किसी राष्ट्र प्रमुख को जनता चुनती है, चाहे वो डायरेक्टली चुने चाहे इनडायरेक्टली,
तो उस देश को रिपब्लिक कहा जाता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि हेड ऑफ नेशन चुने जाते हैं जनता के द्वारा, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो कि जनता चुनती है और डायरेक्ट ही चुनती है, मान लो, क्योंकि तुम सांसदों को चुनते हो और सांसद अपने 543 सांसद उनमें से प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो जब जनता चुनती है तो इस देश को डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि भारत लोकतंत्र है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत गणतंत्र है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि भारत जो है वो राष्ट्रपति को जनता से द्वारा से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चुना जाता है। ठीक है, अब सुनो, यही कारण है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन परेड को सलामी राष्ट्रपति लेते हैं, क्योंकि गणतंत्र के हेड कौन है? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति हेड ऑफ नेशन है, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन परेड को सलामी राष्ट्रपति लेते हैं। दूसरा, क्योंकि भारत में सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और जनता को आजादी जो मिली थी वो 15 अगस्त को मिली थी। जो आजादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को वो किसको मिली थी? जनता ही को तो मिली थी। यानी भारत की जनता स्वतंत्र हो गई थी 15 अगस्त को, और जनता का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए 15 अगस्त वाले दिन लाल किले पे जो भाषण देते हैं वो प्रधानमंत्री देते हैं। अब यहां तक इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, यहां तक इंडिया आजाद हुआ है। अब इसके बाद शुरू होती है पॉलिटी। अब बताओ, मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझा दिया पूरा का पूरा। अब यहां से आगे का पार्ट जो है वो पॉलिटी का पार्ट है। अब शुरू करनी है मुझे पॉलिटी। अब इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अब देखो, पॉलिटी का सिलेबस मैं एक बार आपको दिखा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखें, ये है सिलेबस पॉलिटी का। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मेनली इसके नीचे भी एक हिस्सा है, लेकिन अभी इतना देखें। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड फिलोसफी। इसमें पहला चैप्टर था हिस्टोरिकल फिलोसफी। तो मैंने हिस्टोरिकल फिलोसफी पिछली क्लासों में आपको समझा दी है। अब शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। तो इसका मेन पार्ट तो मैं आपको बता चुका कि संविधान कैसे बनता है कैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसका अगले 12 पार्ट होगा वो अब ऐसे चलेंगे। अब पॉलिटी के कितने पार्ट हैं वो समझ लो। पॉलिटी के सिलेबस को मेरे द्वारा 5 भागों में बांटा गया है, मेरी 7 भागों में बांटा गया है। पहला जो गवर्नमेंट है इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और लोकल गवर्नमेंट, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पंचायत और नगर पालिकाएं पढ़ी जाती हैं। दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें केंद्रीय सरकार यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संसद यानी कि पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, और जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा जाता है। और तीसरा जो इधर से नीचे चलते हैं, राइट इश्यू, जो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी जाती हैं। फिर आता है इधर कि इसमें क्या क्या है, संविधान कैसे बना, प्रीएम्बल क्या है, नागरिकता क्या है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनते हैं, ठीक है। और फिर संविधान में संशोधन कैसे होता है, ये पार्ट ये वाला है। इसके बाद है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है कि जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, ये क्या है। और फेडरल सिस्टम और केंद्र राज्य के बीच रिलेशन क्या है। फिर केंद्र राज्य के संबंध और अंतर्राज्यीय संबंध और इमरजेंसी प्रोविजन क्या है देश में, ये एक पार्ट है। और इधर वाला भाग है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, और इधर वाला भाग है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा दिया है। अब यहां से पॉलिटी का पार्ट शुरू होता है। अब ये पार्ट शुरू करूंगा यहां से। आप कोई डाउट है किसी को तो बोलो, कोई डाउट है किसी को तो बताओ। भाई, एक बच्चा पूछ रहा है झांसी सेंटर में पैसे मांग रहे हैं। देखो भैया, मैंने जो फ्री ऑफलाइन क्लास जो निकाली थी उनमें 1000 सीटें रखी गई थी ऑफलाइन में, और 1000 सीटें लगभग लगभग सारी पूरी हो चुकी हैं। यानी ऑफलाइन क्लास में अभी फ्री वाली क्लास सारी भर चुकी, सीटें भर चुकी हैं। अभी फ्री में जो है अभी कोई सीट नहीं अवेलेबल है।
अब अगली जो सीटें फ्री वाली होंगी ऑफलाइन क्लास में, वो 1 अप्रैल को बैच शुरू होगा, उसमें अनाउंस की जाएंगी। तो अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा 1 अप्रैल के बैच का। या आप ऑफलाइन क्लास किसी सेंटर पे करना चाहते हो तो आगरा, मथुरा, झांसी, यूपी में ये 3 शहरों में जाके कर सकते हो। क्योंकि फीस तो आपको देनी पड़ेगी निश्चित रूप से, लेकिन हाँ, चूंकि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे तो मैं वहां मैडम को बोल दूंगा कि आपके लिए जो भी संभव हो सकेगा वो आपके लिए रियायत कर देंगी। ठीक है। मैं इतना भी प्रोफेशनल नहीं हूं दूसरे तो लोगों की तरह कि आपको पैसों के चक्कर में पढ़ने ना दूं। डोंट वरी, आप वहां पर मैडम से जाके मेरे बारे में मेरा बोल दीजिएगा कि सर ने बोला है कि हमें कुछ रियायत दे दो, तो मैडम जो भी संभव हो सकेगी आपके लिए रियायत कर देंगे। और बताइए, अब कोई डाउट है? मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तक आपको यहाँ समझा दिया है। अब आगे का पार्ट जो है वो पॉलिटी का स्टार्ट करूंगा। अब आप कहोगे कि सर पॉलिटी अब कब से स्टार्ट होगी, तो देखिए सुनिए। एक्चुअली क्या है, मैं कल अभी करीब 2 से 3 दिन के लिए कैलकाटा जा रहा हूँ। मतलब मैं 2-3 दिन अब यहाँ लोकल क्लास में नहीं रहूंगा, तो इसलिए कैलकाटा से मेरे लिए ऑनलाइन क्लास लेना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अब अगली जो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी वो दिवाली की छुट्टी के बाद होगी। दिवाली की छुट्टी के बाद जैसे ही होगी तो इंस्टाग्राम पर भी ऑनलाइन क्लासेस का मैसेज दे दूंगा मैं। इंस्टाग्राम पर जो पेज है, मतलब आईडी जो है वो योर कुमार सर के नाम से है। और टेलीग्राम चैनल पर भी योर कुमार सर के, कुमार एडुटेनमेंट के नाम से है, उस पर भी मैसेज कर दूंगा कि ऑनलाइन क्लास कब है अगली। और उसके साथ ही ये सारी जो भी होगा वो यहीं पर यूट्यूब पर लिंक आपके पास आ जाएगा अगली ऑनलाइन क्लास का। क्योंकि मैं अभी जहां पर जो क्लास ले रहा हूं वहां पर मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, इसलिए अगली ऑनलाइन क्लास दीपावली के बाद होगी। वहां से पॉलिटी स्टार्ट करूंगा। मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको करा दिया है, और जितने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इमेजेस हैं वो आज मैं शाम तक टेलीग्राम पर भेज दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लियर हो गया? तब तक के लिए बाय।